यानी उसको बोलते हैं 4 जुलाई के दिन पूरे साल में जो अपना अर्थ है वो सन से सबसे दूर होता है, उसको हम बोलते हैं एम्फीलियन। ब्लू कलर जो उन 7 रंगों में से सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है ब्लू कलर, इसलिए हमारा जो स्काई है वो दिखता है ब्लू कलर का, इसलिए जो हमारा हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ और अपना टॉपिक है सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस। पूरे चैप्टर का नाम तो सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर है। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर है, लेकिन आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी का सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो अपना अर्थ है वो हीट कैसे होता है, कुछ सन की रेस के बारे में जानेंगे और कहाँ कहाँ डिफरेंट ही, जैसे अगर मैं कहूँ जहाँ पे अगर ए पॉइंट पे ज़्यादा हीट होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा सन रेस पहुँचती है, वहीं बी टाइप पे ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग देखेंगे ना। पोल्स पे ग्लेशियर्स हैं और इक्वेटोरियल रीजन इतना गर्म रहता है, ये क्यों होता है। डिफरेंट लेटीट्यूड्स पे अलग अलग टेम्परेचर क्यों है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मतलब काफ़ी मज़ा आता है समझने में। मज़ा इसीलिए तो आता है हमें चीज़ें जब पता चल जाती है अपने इन्वायरमेंट के बारे में कि भाई ये स्काई है ब्लू क्यों दिख रहा है, इसके बारे में जानने को मिलता है कि ऐसा क्या है। जब होता है ना कुछ चीज़ों के रीज़न मिल जाते हैं तो पढ़ने में और मज़ा आता है। जैसे आज मैं बहुत सी चीज़ें बता दूंगा तो तुम सीख जाओगे और ज़रूर ऐसा लगता है चलो अपने दोस्त को बताओ, उससे ज़रूर पूछोगे तुझे पता है ये ब्लू स्काई क्यों है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सोलर रेडिएशन से। The energy received by the earth is known as incoming solar radiation। यानी कि जो हम एनर्जी रिसीव करता है अर्थ, वो उसको क्या बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और इन शॉर्ट उसको बोलते हैं इंसुलेशन। क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। यानी कि अर्थ कहां से अपनी एनर्जी रिसीव कर रहा है, सन से। जो सन से रेज आ रही हैं अपने अर्थ पे, कहां पे, अपने अर्थ पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन हम बोलते हैं इंसुलेशन इसको शॉर्ट में। वहीं कुछ दो वर्ड्स और जान लेते हैं, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। कन्वेक्शन और एडवेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि वर्टिकल हीटिंग, ये अपना ये क्या कर रहे हैं, ये वर्टिकल हीट ही तो कर रहा है सन। क्या कर रहा है, वर्टिकल हीट ही तो कर रहा है अर्थ को। ये इस तरीके से जो रेज आ रही हैं तो क्या कर रही हैं, वर्टिकल हीट कर रही हैं, तो उसका हम बोलेंगे कन्वेक्शन। वहीं अगर हम एडवेक्शन की बात करें, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ये अपनी क्या है, यहाँ पे ये वर्टिकल हो रही थी, अब ये वर्टिकल आ तो गई, यहाँ पे ये अपनी रेज आट तो गई और अपने अर्थ को हीट भी कर दिया, लेकिन वहीं यहाँ पे क्या, यहाँ पे हवा भी तो चल रही है। यहाँ पे क्या, हवा भी तो चल रही है ना। तो ये हवा क्या करेगी, ये हवा हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, हॉरिजॉन्टली। इससे क्या होगा, इससे हीट क्या है, हीट ट्रांसफर हो रही है ना। जो सन से रेज आ रही थी वो वर्टिकल थी, वहीं जैसी अपने अर्थ पे पड़ी, अब हवा चल रही है अर्थ पे, तो अब ये वर्टिकल होंगी, ट्रांसफर होंगी वर्टिकली। उसको हमने क्या बोला, एडवेक्शन। एग्जाम्पल लू चलती है ना गर्मियों में, तो कैसे चलती है लू, ऐसी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से ही तो लू चल रही है। आपने गर्मियों में देखा होगा मई जून में कितनी लू चलती है, कहते हैं ना लू लग जाएगी तो अंदर ही रहो गर्मियों में। तो वो क्या होता है, वो रिजल्ट किसका होता है, एडवेक्शन का। तो समझ आना है, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। वहीं हम देखते हैं एम्फीलियन और पेरीहीलियन, ये दो वर्ड और आपने सुने होंगे या आज सुन रहे होंगे। क्या होता है एम्फीलियन, अर्थ इज फार्थेस्ट फ्रॉम द अर्थ, सन, सॉरी, जब अर्थ सन के सबसे क्लोज होता है, वो कौन से दिन पे, 4 जुलाई, सॉरी क्लोज कह रहा हूं, सबसे दूर होता है, फार होता है, फारतेस्ट, यानी उसको बोलते हैं 4 जुलाई के दिन पूरे साल में जो अपना अर्थ है वो सन से सबसे दूर होता है, उसको हम बोलते हैं एम्फीलियन। वहीं जो पेरीहीलियन है, सन सबसे नियरेस्ट होता है अपने अर्थ के 3 जनवरी को। तो ये डेट भी हमें याद रखनी है और टर्म्स भी याद रखनी है। 3 जनवरी को सबसे क्लोज होता है अपना सन, उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। वहीं सबसे दूर होता है अपना अर्थ से सन, उसको बोलते हैं 4 जुलाई, एम्फीलियन। ठीक है, एम्फीलियन, पेरीहीलियन। अब क्या समझना है, अब हमें समझना है वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन।
इंसुलेशन की वेरिएबिलिटी, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कि हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं है, हर जगह रेज सेम नहीं जा रही हैं, उसमें वेरिएशंस हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बारे में जानते हैं कि ऐसा वेरिएशंस क्यों हैं। द फैक्टर दैट कॉज वेरिएबिलिटी आर रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये 4 मेजर अपने फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अपने जो रेज हैं उसमें वेरिएशंस लाते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे। अब उसकी जैसे अगर मैं देखूं रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, हम सबको पता है जो अर्थ है वो रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट करता है, कहां पे, अपनी ही एक्सिस पे। तो इससे क्या होता है, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है ना। ये अपना अर्थ है, ये क्या है, ये है अर्थ और ये है सन। ये क्या करता है, ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। तो इससे वेरिएशंस कैसे लाते हैं, जैसे अगर अभी ये सन की रेज इस पोर्शन पे पड़ रही है, इस पोर्शन पे पड़ रही है, किस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे, तो जब ये रोटेट करेगा, जब अभी इस वाले साइड पे नहीं पड़ रही है तो ये रोटेट करेगा, ये रोटेट कर रहा है तो ये वाला रीजन पे पड़ेगी, फिर जो इस रीजन पे पड़ रही थी इस वाले रीजन पे, अब इसमें कम होती जाएगी, क्यों, रोटेशन हो रहा है ना। तो ये एक फैक्टर बनता है। वहीं एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, ये भी हम देखते हैं क्या, एंगल, यानी कि जो इक्वेटर वाला रीजन है उस पे जो सन है वो डायरेक्ट पड़ रही है, एकदम डायरेक्ट। वहीं अगर हम पोल्स की बात करें, अपने पोल्स पे कैसे पड़ रही है, पोल्स पे स्लैंट हो रही है, देख रहे हो ना, स्लैंट हो रही है, ये क्या हो रही है, स्लैंट हो रही है। तो सबसे ज्यादा इसलिए हीट कहाँ होगी, इस वाले इक्वेटोरियल रीजन पे, अपने कहाँ पे होगी, ये है ना अपना इक्वेटोरियल रीजन, या फिर ये ट्रॉपिकल रीजन, ये अपना इक्वेटर, ये अपना पूरा ट्रॉपिकल रीजन, ये वाला जोन ट्रॉपिकल रीजन। तो इस पे सबसे ज्यादा सन की रेस पड़ रही है डायरेक्ट। वहीं अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पे क्या है, स्लैंट पड़ रही है, तो क्या है, वहां पे टेम्परेचर इसीलिए कम होता है, क्योंकि वहां पे रेस पहुंच ही नहीं पा रही हैं, पहुंच भी रही हैं तो स्लैंट है। तो ये कॉन्सेप्ट है। वहीं लेंथ ऑफ द डे कैसे फैक्टर बनता है, जैसे लेंथ ऑफ द डे, अगर ज़्यादा लेंथ होगी डे की तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा। वहीं ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी भी मैटर करती है। वो कैसे करती है, जैसे कि ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है, 2 जगह हैं। इसके अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, इसके एटमॉस्फेयर की बात करें, अगर इसका एटमॉस्फेयर ज़्यादा क्लियर है, ठीक है, इसका एटमॉस्फेयर ज़्यादा क्लियर है तो ज़्यादा रेस पड़ेंगी। वहीं इसका एटमॉस्फेयर उतना क्लियर नहीं है, यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, जैसे आज मौसम बहुत साफ लग रहा है, तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से बोलें, जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या होती हैं, यहाँ बहुत सारी गैसेज हैं, क्या है, बहुत सारी गैसेज। अगर मान लो यहाँ ये अपनी बी प्लेस पे फैक्ट्रीज लगी हैं, क्या लगी हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हैं, जिससे क्या निकलता है, जिससे धुआं निकल रहा है और बहुत सारी गैसेज निकल रही हैं। तो जो इसका ऊपर का इन्वायरमेंट है इस बी प्लेस का, क्या है, पॉल्यूटेड है। तो जो रेज आएंगी वो इसमें, और जब आने के बाद जब जाएंगी रिफ्लेक्ट होके, तो ये ट्रैप हो जाएंगी, उसमें क्या हो जाएंगी, उसमें ट्रैप हो जाएंगी, क्योंकि गैसेस उसको ट्रैप कर लेंगी, क्योंकि वो पॉल्यूटेड, क्या है उसका इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन गैसेस भर गई हैं, गैस चैम्बर हो गया है, तो वो वापस जा नहीं पा रही हैं जो अपनी रेज आई है रिफ्लेक्ट होके। तो इससे क्या होता है, यही होता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए प्लेस, है ना। तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, वेरिएबिलिटी भी। वही हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, अपना देखते हैं कि अलग अलग रीजन पे कैसे अपनी जो वेव्स हैं या टेम्परेचर है वो इफेक्ट करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक डायग्राम बनाता हूं, ये है अपना इक्वेटर और ये है अपना ट्रॉपिक ऑफ, ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, और ये
23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सन है, जो सन का जो अपना टेम्परेचर है वो इक्वेटोरियल रीजन पे जो सन की रेज है वो ज्यादा नहीं पहुंचती है, वो पहुंचती है ट्रॉपिकल एरियाज पे। ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों? जो मैक्सिमम रेज है वो इक्वेटोरियल रीजन पे नहीं पहुंचती है, वो पहुंचती है ट्रॉपिकल एरिया पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो यहाँ पे जो इक्वेटर के पास इस वाले रीजन में यहाँ पे कोलोनिम्बस क्लाउड्स मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े कोलोनिम्बस क्लाउड्स। जब हम आगे पढ़ेंगे क्लाउड्स के टाइप्स तब हम जानेंगे कि कोलोनिम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं। तो वो क्या करते हैं क्लाउड्स क्या करते हैं? रुकावट डालते हैं एक तरीके से रेज में, और यहाँ क्या करते हैं? रुकावट डालते हैं रेज में, जिसकी वजह से रेज इक्वेटोरियल रीजन पे नहीं पहुंच पाती है उतनी जितनी ट्रॉपिकल एरियाज पे पहुंच रही है। वहीं अगर मैं दूसरी चीज बात करूं कि ऑन अ सेम लैटिट्यूड, जैसे अगर हम इक्वेटर की बात करें इसी लैटिट्यूड की, तो इस लैटिट्यूड में जहां ओशन वाला एरिया है और जहां लैंड वाला एरिया है, ये लैंड एरिया है, ये ओशन एरिया, इन दोनों के टेम्परेचर में भी वेरिएशन आएगा। भाई ये तो सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन इन दोनों के टेम्परेचर में वेरिएशन क्यों आ रहा है? ओशन के टेम्परेचर में वेरिएशन है और लैंड के टेम्परेचर में वेरिएशन है, लेकिन है सब ऑन सेम लैटिट्यूड पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसके ऊपर के एनवायरनमेंट में, इसके ऊपर के एटमॉस्फेयर में, यहाँ ये क्या है? ओशन के ऊपर क्या होंगे? ओशन के ऊपर क्लाउड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है? रेज नहीं पहुंच पाती है। क्लाउड्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके हवा में क्या होती है? नमी होती है, मॉइस्चर होता है ना एयर में। ओशन के ऊपर क्या होगा? मॉइस्चर होगा, तो उसके बाद उसमें क्लाउड्स होते हैं। वहीं लैंड में तो मॉइस्चर नहीं है, तो वहाँ क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो क्लाउड्स रोकते हैं। तो क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और यहाँ कम होता है। ओशन में टेम्परेचर कम होता है और यहाँ लैंड पे ज्यादा होता है, तो ये भी वेरिएशन है। कभी आप लोगों ने सोचा कि अपनी जो स्काई है वो ब्लू कलर की क्यों है? कभी सोचा है कि कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे? वहीं अगर हम बात करें सन की, जब सन मॉर्निंग में जब उगता है तो क्या होता है? रेडिश कलर का होता है, और जब सूर्यास्त होता है तब भी रेडिश कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी सोचने वाले क्वेश्चंस हैं जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। कैसे? ये अपना सन है, ये सन है और ये अपना अर्थ है। ये सन की जो रेज आती हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की हैं। वहीं एक ओजोन हमें पता है कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है ओजोन। ये हमें किस रेस से प्रोटेक्ट करता है? ये हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से। ये हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से। और ओजोन के बाद जो अपने एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एंटर कर पाती हैं वो होती हैं विजिबल नाम की एक रेस कह लो आप, ठीक है? विजिबल, यही सिर्फ अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाती है। ओजोन के पीछे कौन रोक देता है? यूवी। कहां रुक जाती है? ओजोन की वजह से। यही तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है यूवी रेस से। वहीं विजिबल हमें एंटर कर पाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। वहीं इस जो विजिबल है ये 7 रंगों से मिलकर बनती है। कितने? 7 डिफरेंट कलर से। कौन से होते हैं वो हमें पता है। सतरंगी कलर हम देखते हैं ना, सतरंगी कलर। तो वही जब 7 रंग एक साथ मिल जाते हैं तो हमें क्या दिखते हैं? व्हाइट। क्या दिखते हैं? जब 7 रेस एक साथ मिल जाती है तो हमें व्हाइट दिखते हैं। वहीं हम बात करते हैं जब ये रेस यहाँ अंदर आई तो अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ डिफरेंट गैसेज हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। इनसे रेस क्या करती है? रेस आई, इनसे स्कैटर्ड होती है। ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? कुछ डिफरेंट गैस हैं, कुछ CO2 है, कोई है, कोई बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं अपने एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या करेंगी? इनसे रेज आती हैं और इनसे स्कैटर कर जाती हैं। तो वो जब स्कैटरिंग होती है, किन की स्कैटरिंग हो रही है? इन 7 कलरों की, इस विजिबल की। तो उन 7 कलरों में से जो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है वो होता है ब्लू कलर। कौन सा? ब्लू कलर। जो उन 7 रंगों में से सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है ब्लू कलर। इसलिए हमारा जो स्काई है वो दिखता है ब्लू कलर का। इसलिए जो हमारा स्काई है वो क्या दिखता है? ब्लू कलर का। क्लियर हुआ ना हमारा ब्लू कलर क्यों दिखता है? क्योंकि सब कुछ स्कैटरिंग है यार। स्कैटरिंग हमें समझ जानी है कि जो अपनी रेज आ रही है, हमें यूवी रेज पता है कहाँ? ओजोन रोक देती है उसको। ओजोन के बाद हमारा सिर्फ विजिबल हमारे एटमॉस्फेयर में आ पाती है। वहीं विजिबल में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों होते हैं।
उसमें फिर उन रंगों का क्या होता है, स्कैटरिंग होती है। क्यों स्कैटरिंग हो रही है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी गैसेज हैं, उनसे टकराती हैं और स्कैटर हो जाती है लाइट। जो स्कैटरिंग होती है, जो सबसे ज्यादा स्कैटर कलर होता है वो ब्लू होता है, इसलिए हमारा स्काई ब्लू दिख रहा है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं अब सन के पर्सपेक्टिव से कि वो जो सुबह सुबह रेड क्यों दिखता है और डूबते टाइम रेड क्यों दिखता है, तो जो सबसे लीस्ट जो हम बोले स्कैटरिंग कलर होता है वो होता है रेड। जो सबसे लीस्ट स्कैटर्ड कलर होता है वो होता है रेड। तो जब सन हमसे क्या होता है, जब सन हमसे दूर होता है, जैसे ये है अपना सन, ये है अपना अर्थ, ये अपना अर्थ, तो ये अपना सन, ये सन हम सबसे जब दूर होगा, जब सन हम सबसे दूर हो गए तो क्या होगा, रेड कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर सबसे लीस्ट स्कैटरिंग होता है। वहीं जब हमारे पास आ जाएगा सन, हमारे पास आ गया ना अब ये, तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, अब ये धीरे धीरे अपने कलर में आएगा और रेड कलर छुपता जाएगा। तो समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट कि रेड कलर क्यों दिखता है, क्योंकि दूर होता है, इसकी वेवलेंथ काफी बड़ी है वेवलेंथ, इसलिए रेड कलर और सबसे लीस्ट स्कैटरिंग कलर होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक हीट बैलेंस, यानी कि सोलर रेडिएशन के बारे में हमें पता चल गया कहाँ का रेस पड़ती हैं, कहाँ क्या क्या होता है, क्यों टेम्परेचर में वेरिएशंस हैं, क्यों सेम लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं ऑन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। अब हम पढ़ते हैं हीट बैलेंस के बारे में, जो अपना अर्थ है वो कैसे बैलेंस होता है, कैसे हीट आती है और कैसे बैलेंस होता है। ये अपना हीट बजट, हर चीज़ का बजट होता है ना, अपने घर का बजट होता है, अपने हम लोग भी अपना अपना बजट बनाते हैं कि भाई 1000 रुपये सैलरी आएगी, क्या करेंगे, 2 रुपये का ये खाएंगे, 2 रुपये का ये खाएंगे, 5 रुपये का ये खाएंगे, ये अपना बजट बनाते हैं हम पूरे। इसी तरीके से हीट का बजट, जो सन की रेज आती हैं उसका भी बजट है। कैसे? जो अपनी सन की रेज आती हैं तो अपने एटमॉस्फेयर में यानी कि 100%, यानी कि 100% होती हैं। वो क्या होती हैं? 100% जब वो अपने एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ये सन है, हाँ ये सन है, इसकी जो रेज आ रही हैं वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही हैं इन शॉर्ट वेवलेंथ। क्या होती है? वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है। वहीं जो कुछ रेज आती हैं और अपने अर्थ से रिफ्लेक्ट होती हैं, आके टकराती हैं। लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होती है ना, तो इसी तरीके से अपने अर्थ से आके रिफ्लेक्ट होती हैं, वो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन होगी। ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये आउटगोइंग सोलर रेडिएशन होगी। ये होगी इन लॉन्ग वेवलेंथ, ये होती है शॉर्ट वेवलेंथ में और ये होती है लॉन्ग वेवलेंथ में। वहीं अगर हम सन की बात कर रहे हैं, जो अगर हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो वो 100% है अपने एटमॉस्फेयर में। लेकिन एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही बहुत सी रेज किससे टकराती हैं? हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स हैं, बहुत सारी चीजें ना, तो उनमें क्या करती हैं, उनमें आके या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? या तो रिफ्लेक्ट या तो एब्जॉर्ब। 100% थी अपने एटमॉस्फेयर में, कितनी थी? 100%। वहीं यानी कि कुछ परसेंट गैस में एब्जॉर्ब हो गई, कुछ परसेंट डस्ट पार्टिकल में एब्जॉर्ब हो गई। वहीं आते आते जो अर्थ में अपनी बस्ती है वो कुछ बस्ती है 30 से 35%। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी सारी चीजें ना एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कहीं स्कैटर्ड हो जाती हैं। वहीं जब आउटगोइंग सोलर रेडिएशन से जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं तब भी यही होता है। क्या होता है? बहुत सी क्लाउड्स हैं अपने एटमॉस्फेयर में, उनमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, गैसेस हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो ये क्या है? ये क्या हो रहा है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन का ये बजट ही तो है। एग्जैक्ट परसेंटेज आप बुक देखोगे उसमें एग्जैक्ट परसेंट है कि गैस में 5%, डस्ट पार्टिकल्स। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है बजट, किस बात की बजट, किस हीट बजट की बात कर रहे हैं। तो हमें बस इजी वे में समझना है। जो सन है, जो उनकी 2 टाइप्स की रेज आती हैं, एक तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन और एक आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। यहाँ अपने अर्थ में आके जो टकरा जाती हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, ये लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं। वहीं अपने एटमॉस्फेयर में वो 100% होती हैं। जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं बहुत सी स्कैटर्ड हो जाती हैं, बहुत सी चीजों में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, गैस में, क्लाउड्स में पहुंचते कुछ 30 से 35% अपने अर्थ में पहुंचती हैं, फिर रिफ्लेक्ट होती हैं और वो रिफ्लेक्टेड रेज ही कुछ क्लाउड्स में एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ गैसेस में एब्जॉर्ब होती हैं। और हमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अपना अर्थ है वो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन से क्या होता है? गर्म होता है, ना कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो अपना अर्थ है वो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन से क्या होता है? हीट होता है, ना कि इनकमिंग सोलर
रेडिएशन से। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कुछ हीट बजट की बात। जैसे हम देखते हैं ना कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे ज्यादा होती है तो वहां पे हीट क्या ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, ट्रैप कर रही है, वापस बाहर नहीं जाने दे रही है, तो जिससे क्या है उस पूरे एनवायरमेंट में क्या होता है, हीट हो जाती है। इसीलिए बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि CO2 जितनी भी गैसेज हम बढ़ाएंगे अपने एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या करेंगी, एक तरीके से गैस चैम्बर का रोल प्ले करेंगी, और जो जो वापस रेस जाएंगी इनको क्या करेंगी, इनको ट्रैप करेंगी, और ये अपने अर्थ का क्या करेंगी, इसका यहाँ का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। किसको, टेम्परेचर को, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैप हो गई ये सारी वेव्स गैस की वजह से। ठीक है, तो ये अपना कुछ हीट बजट का कॉन्सेप्ट, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपना टॉपिक रहता है टेम्परेचर, उसके कुछ फैक्टर्स को जानेंगे वो अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।